वैसे तो आप नाम से जानते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक 1996 में हुई थी। इसकी शुरुआत संजय अग्रवाल साहब ने की थी। देश भर में 700 से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं और 1700 से ज़्यादा 1200 से ज़्यादा एसेट सेंटर बैंक ने खोल रखे हैं। 21 से ज़्यादा राज्यों में बैंक की प्रेजेंस है और इनके बैंक के एमडी और सीईओ और साथ ही फाउंडर भी संजय अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। उनका भी परिचय मैं आपको दे दूँ। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। सीए है और वो भी रैंक होल्डर ऑल इंडिया बेसिस पे। रिटेल फाइनेंस, अकाउंट्स, एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी का अच्छा खासा बड़ा गहरा अनुभव अग्रवाल साहब रखते हैं। 25 साल से ज़्यादा का बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का संजय अग्रवाल साहब को अनुभव है। कल आए थे बाजार बंद होने के बाद नतीजे। मैं एक बार आपके सामने नतीजे रख दूं। बेहद शानदार नतीजे पेश किए हैं बैंक ने। नेट इंटरेस्ट इनकम में रही 23% की दमदार ग्रोथ। मुनाफा 65% बढ़कर आया है। प्रोविजनिंग घटी है 57% तेजी से साल दर साल भी, और तिमाही दर तिमाही भी घटकर आती हुई दिखी है। एसेट क्वालिटी में और बेहतरीन सुधार हुआ है तिमाही दर तिमाही, चाहे वो ग्रोस लेवल पर देख ले चाहे नेट लेवल पर। और निम्न सुधर कर आए 6% के बेहद करीब पहुंचते हुए दिख रहे हैं। यानी कि हर एक पैरामीटर पर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से आती दिखी है। अग्रवाल साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, धन्यवाद समय देने के लिए। मुश्किल समय में बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस आई है। क्या कुछ खास वजह रही है सर इस दमदार परफॉर्मेंस के पीछे, समझाएं। अनिल जी, आपसे कई बार बात हुई है मेरी, बट आपको पता है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत ही आई वुड से प्राइसलेस है। ऐसा बैंकिंग प्लेटफॉर्म बहुत लॉन्ग टर्म प्लेटफॉर्म होता है और आपको इनपुट पे बहुत काम करना पड़ता है। और सबसे पहले तो आपको समझना पड़ता है कि ये एक डायमेंशन का प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पे खाली लोन नहीं दिए जाते या खाली डिपॉजिट नहीं ले जाती है। ये होलिस्टिकली आपको पब्लिक को समझ के, कस्टमर सेगमेंट को समझ के सारी चीज़ें बिल्ड करनी पड़ती हैं। चाहे वो प्रोडक्ट बनाना हो, उसकी डिलीवरी बनानी हो, उसकी सर्विसेज बनानी हो, टेक पे काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ता है। लोग काफ़ी बड़े मात्रा में टैलेंटेड लोग चाहिए होते हैं, पैशनेट लोग चाहिए होते हैं, काफ़ी ओनरशिप से काम करें। और जो सारी इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस होते हैं, बैंक सबसे इफेक्टेड रहता है। और उनको भी आपको एंटिसिपेट करके आपकी फ्रेंचाइज बनानी पड़ती है। और मुझे बहुत खुशी है कि हम हमारे 9 साल के बाद वाले क्वार्टर में, हमारे को 9 साल अभी हुई हैं। सो उस क्वार्टर में हमने काफ़ी अपना आप को ऑर्गेनाइज किया और हर चीज़ पे काम किया कि हमारी ग्रोथ कैसे प्रेडिक्टेबल हो। तो हमने करीब हमारे 10 से 12 प्रोडक्ट लाइन है। कुछ प्रोडक्ट लाइन कभी चलती है, कभी नहीं चलती है, कभी कुछ मार्केट चलता है, कभी नहीं चलता है, बट इतना वेल डाइवर्सिफाइड किया है, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे लीडरशिप हो, कि आप सारी चीज़ों पे जो प्लस माइनस है उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं और एक रिजल्ट आपके सामने आता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो किया है, वो इस रिजल्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये एक चौथा क्वार्टर होता है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वैसे भी होता है। हम्म। लेकिन इस चौथे क्वार्टर में मार्च में एक जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बना, उसकी वजह से थोड़ा-सा मुझे लगता है हमारा परफॉर्मेंस और बेटर हो सकता था। राइट। बट कहीं सेंटिमेंट ऊपर-नीचे थे। वो रहते हैं, कोई ना कोई कारण होता होगा। बट मैं ये कहूँगा कि ये इस क्वार्टर का कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है। ये बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे 9 साल का, और बाकी मैं आपको बताइए 30 साल से इसी लाइन में काम कर रहा हूँ। जरूर। सो आई थिंक उसका देखते हुए ये नतीजे आए हैं। और प्लस लोगों की भी काफ़ी दुआ रहती है हमारे जी। साथ, सपोर्ट रहता है। ऑफ कोर्स, ऑफ सो कोर्स। यस। जी अग्रवाल साहब, एक चीज़, एक रेशियो पर आपसे विशेष करके बात करना चाहता हूँ। जहाँ कई सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो रिटर्न ऑन एसेट्स, जिसके दम पर बैंक की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक नापी मानी जाती है, एक के लेवल के आसपास भी पहुंचने के लिए कशमकश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। आपका चौथी तिमाही में रिटर्न ऑन एसेट ये रेशो 1.8 पर आया है। ओवरऑल पूरे साल भर का वित्त वर्ष 2026 का 1.6 रहा है। काफ़ी मजबूत है, काफ़ी बेहतर है। क्या इसके पीछे खास कारण रहे? आपका टारगेट क्या है? क्या संतुष्ट है 1.8 के रिटर्न ऑन एसेट से, या और इससे बेहतर करने का इरादा है? अनिल जी, मैं थोड़ा-सा डिफरेंटली सोचता हूँ और आपसे भी शेयर करना चाहूँगा, आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कि आरओए है ना, थोड़ा सही तरीके से प्रेज़ेंट नहीं करता है किसी भी बैंक के नतीजों को। मुझे लगता है कि यदि आप इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो आपने जो कैपिटल लगा रखी है, तो उसपे आरओई क्या है? बिकॉज़ आरओए में तो बहुत सारे कंडीशंस होती हैं। यदि आपने कम लिवरेज कर रखा है बैलेंस शीट को, तो आपका आरओई बढ़ सकता है। आपने
ज़्यादा लिवरेज कर रखा है तो हो सकता है आपका आरओई घटे बट आरओई बढ़े। तो मुझे लगता है बैंक को मतलब यदि आप सारे स्टेक होल्डर को ध्यान रखते हैं, और हमारा जैसा कंट्री है, काफ़ी गरीब लोग यहाँ पे हैं, उनके लिए भी बैंकिंग सुविधा होनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। बट मुझे लगता है कि यदि मैं पूरा इकोसिस्टम समझूँ 9-10 साल का और इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन देखूँ, यदि मैं 15-16% आरओई कमा के देता हूँ एज़ ए बैंक, तो मेरे लिए वो बहुत संतुष्टि का विषय रहेगा और हम करीब-करीब 15 के आस-पास ही चल रहे हैं और बट अभी हम 15 से नीचे हैं। यदि आप मेरे से पूछें तो हम यदि 16 के आस-पास चले हैं और वो सस्टेनेबल चलें, मतलब वो 10 साल तक वो एक्टिविटी करते रहें, तो मुझे लगता है वो एक टारगेट है जो मेरे मन में रखना है। हुँ, हुँ। और यदि आप कॉरेस्पॉन्डिंग उसका मुझसे आरओई पूछेंगे, तो मैं बोलूँगा कि हाँ, आप 1.8 के आसपास रहें और यदि आप 9 टाइम भी आप अपने आप को लिवरेज करते हैं, तो वो एक रेशियो आने वाला है। ठीक बात है। लेकिन मैं आरओई कॉन्शियस बैंक चाहता हूँ, ज़्यादा आरओई कॉन्शियस मुझे हुँ, हुँ। इतना इंस्पायर नहीं करता है। फेयर इनफ। वित्त वर्ष 2026 के लिए आपका आरओई 14.2% है और चौथी तिमाही का तो जो आपका 16 का टारगेट है 16% का उसके ऊपर ही है, 17% के यस, आसपास। अब आइए यस। एसेट क्वालिटी की बात करते हैं। ऑल राउंड इम्प्रूवमेंट दिख रहा है एसेट क्वालिटी में, ग्रोस लेवल पर, नेट लेवल पर, प्रोविजनिंग आपकी घटी है, स्लिपेजेस आपके घटे हैं। इस सुधार के पीछे की वजह सर? तो सबसे बड़ा तो जो माइक्रो फाइनेंस था अनिल जी, वो पिछले 6 महीने से काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है हुँ, हुँ। और जो उसमें पेन था, वो काफ़ी इंडस्ट्री ने साथ मिलके जो सारे गार्डरेल्स बनाए, अ, उसका एक बहुत फ़र्क है कि हमारे स्लिपेजेस भी कम आए और हमारी क्रेडिट कॉस्ट भी कम आई। हमारा एक अनसिक्योर्ड बुक है, उसके अंदर भी काफ़ी सुधार हुआ इस क्वार्टर में और ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछला पूरा साल एक मतलब पहला 6 महीने थोड़ा तकलीफ का था, अगला 6 महीना बहुत अच्छा लग रहा था हमें और आपको पता है इनकम टैक्स कट था, जीएसटी कट था, पर सडनली ये इतना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आया, उसका सेंटिमेंटली फ़र्क पड़ा था, लेकिन काफ़ी बाज़ार में मोमेंटम था टिल फरवरी एंड तक और मुझे लगता है वापस बिल्ड हो जाएगा वो जब हम सब लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की चैलेंजेस को। बट ओवरऑल मुझे लगा कि काफ़ी पैसा सिस्टम में है, लोगों का इंटेंशन है पे करने का, हमारी काफ़ी रिकवरी चाहे एसेट क्लासेस जो जो भी रही हो, चाहे व्हीकल हो, मॉर्गेजेस हो, कमर्शियल बैंकिंग स्पेस हो, डिफ़ॉल्ट कम थे बाज़ार के अंदर। एसेट क्वालिटी जो माइक्रो फाइनेंस पर जो थोड़ा-सा मुश्किल भरा माहौल था, अब वो धीरे-धीरे दूर होता हुआ दिख रहा है, उसका फ़ायदा। एक राय आपसे निम्स पे लेना चाहता हूँ। लगभग आपके मार्जिन्स 6% के बेहद करीब पहुँच चुके हैं। इस तिमाही में भी मुश्किल समय में आपने इम्प्रूवमेंट किया है। क्या लेवल आपको लगता है कंफर्टेबल रहेंगे निम्स आप वित्त वर्ष 2027 के हिसाब से बताएँ तो? अ, थोड़ा डिफिकल्ट है ये साल अभी से प्रेडिक्ट करना, और मैं आपको बताता हूँ इंग्रेडिएंट क्या है बिकॉज़ हम हायर निम पे खेलते हैं बिकॉज़ हमारा पूरा मॉडल ही फाइनेंशियल इंक्लूजन का है, जहाँ हमें छोटे लोन देने पड़ते हैं करीब 25 लाख, आईटी सेक्टर का रिक्वायरमेंट 60% है, करीब 25 से 30% ब्रांचेज़ हमारी गाँव में है, उसके नीचे के इलाकों में है। तो वहाँ पे जो कस्टमर का असेसमेंट होता है, जो हम रिस्क बेस्ड असेसमेंट करते हैं, उसपे हमारी प्राइसिंग ही करीब 14 से 15% है यील्ड हमारी बुक पे और हमारी कॉस्ट करीब अभी 7% के आसपास है। तो यदि आपको बाय वर्च्यू ऑफ आवर बिजनेस मॉडल हमें हायर निम मिलेगा और अब 10-20 पैसा कई बार इंटरेस्ट रेट का प्रेडिक्शन कैसे करें? बिकॉज़ सडनली अभी हम देख रहे हैं अभी अप्रैल से तो टाइटनिंग हुआ है मार्केट, राइट? तो आपको रेट बढ़ाने पड़ेंगे। बट लार्जली मैं आपको बोलूँगा कि एयू के पास वो सारे इंग्रीडिएंट हैं इन एसेट क्लास जहाँ पे हमारा नेम हमेशा थोड़ा आपको ऊपर की तरफ दिखेगा, मेरा मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं इसलिए मिलता है, वो मार्केट ही ऐसा है। जैसे अभी माइक्रो फाइनेंस की बुक हमने ग्रो ही नहीं की पिछले साल, अभी तो क्रेडिट क्वालिटी ठीक हुई है, अगले साल ग्रोथ होगी, तो उससे हमारा नेम आगे रहेगा। हम पर्सनल लोन बुक भी बनाने वाले हैं, उससे भी हमारा नेम ऊपर की तरफ रहने वाला है। तो मुझे ये लगता है कि एयू के पास वो स्ट्रेंथ है कि हम ऐसे लो निम वाले बैंक नहीं है बिकॉज़ ऑफ आवर बिज़नेस मॉडल, बट हमारा ओपेक्स भी इसलिए हाई है क्योंकि रिटेल एसेट है। सो ये कॉम्बिनेशन अनिल जी हमें सूट करता है और लॉन्ग टर्म बैंक बना रहे हैं और बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू है। तो अब क्वार्टर टू क्वार्टर मैं आके जवाब दे सकता हूँ, लेकिन लार्जली बहुत सारी ऐसी मैट्रिसेस होती हैं जो आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। हुँ, हुँ। बट आपको लो इनकम लो निम वाले बैंक अभी हम हैं नहीं।
बिकॉज उस सेगमेंट में नहीं है और वैसे हम काम नहीं करते हैं अभी। ठीक बात है। कभी भविष्य में जाके उस मार्केट सेगमेंट में गए तो आप हमें दूसरे बैंकों से कंपेयर कर सकते हैं, हम्म। बट इस साल भी मुझे लग रहा है कि हमारा निम लार्जली प्रोटेक्टेड रहेगा। बहुत बढ़िया। ये बड़ी चीज़ें का जहाँ आपने क्रेडिट कॉस्ट में इम्प्रूवमेंट किया, निम्स सुधार के दिए भी हैं और इतने सालों की मेहनत तो काम भी आती दिख रही। एक और सवाल अग्रवाल साहब आपसे लेना चाहता हूँ ईसीएल के नए नियमों पर जो कल ही देर यस। शाम आए थे। किस तरह का असर आप बैंकिंग इंडस्ट्री पर और स्पेशली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर देखते हैं इसका? अनिल जी, पहले तो ये मतलब जब से ये गाइडलाइन आई हुई थी, यदि आप मेरे से पूछें, बिकॉज मैं तो बैंकिंग में 10 साल से आया हूँ और मुझे लॉन्ग टर्म फ्रेंचाइज बनानी है, तो जो भी नियम आया है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है। उससे बैंक की बैलेंस शीट स्ट्रांग ही होने वाली है, बिकॉज आप एंटिसिपेट करना पड़ेगा आपको कि आपके पूरे बुक पे क्या लॉस आप अज्यूम कर रहे हैं, राइट। और कई बार आज की जो एनपीए नॉर्म्स हैं वो 90 डेज के बाद आप प्रोविजन करते हो, उससे पहले आप कम प्रोविजन करते हो, या रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क से आप कुछ प्रोविजन करना चाहते हो, वो काफी डिबेटेबल होता है, राइट। कोई मानता है, कोई नहीं मानता, सबके अपने व्यूज होते हैं। बट ये बहुत ही क्लियर कट मॉडल आया है जिसमें ये बोला जा रहा है कि एसएमए 1 हो, एसएमए 2 हो, एसएमए 3 है, आपको ये प्रोविजन करना पड़ेगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा डेटा डेटा करके कि क्या आप एस्टिमेटेड लॉस हो। तो एक मुझे लगता है कि आगे जाके जो अपने अकाउंटिंग प्रैक्टिस है वही बदलेगी, अकाउंटिंग मॉडल भी बदलेगा बैंकिंग वाला। सो जब आपको एक बड़ी पिक्चर दिखेगी कि बैंक आज कितना खर्चा कर रहे हैं, उसका लॉन्ग टर्म गेन क्या है, आज जो बना रहे हैं एसेट उसमें क्या लॉन्ग टर्म लॉस हो सकता है, तो एक आपको जो एक पेरिटी दिखेगी बैंक की बैलेंस शीटों में आगे 2-3 सालों में, उसकी तरफ एक बहुत अच्छा कदम है। मुझे लगता है कि थोड़ा-सा फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज़ कुछ यदि एनपीए से प्रोविज़न रिलीज़ होगा तो एसएमए 2 में, एसएमए 3 में ज़्यादा आपको डालना पड़ेगा। बट इन ये 1-2 साल का फ़र्क पड़ता है, फिर ये सब एडजस्ट हो जाता है। और बट इन द लॉन्ग रन दिस इज़ एन अमेजिंग सर्कुलर एंड दी बिल्कुल। I would say the initiative from RBI कि ये इससे बैलेंस शीटें और स्ट्रांग होंगी। बिल्कुल ठीक बात है। लॉन्गर टर्म में बैंक्स की बैलेंस शीट होगी मजबूत, ये मानना है संजय अग्रवाल साहब का। संजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, नतीजों पर विस्तार से बातचीत की और आगे का आउटलुक भी दिया। एक बार फिर से आपको इस दमदार परफॉर्मेंस के पीछे बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्स और बधाई। उम्मीद करें वित्त वर्ष 2027 आपके बैंक के लिए और बेहतर धन्यवाद। और मजबूत साबित हो। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।